सामान्य हिंदी। आप सभी का स्वागत है शिक्षा कंपटीशन चैनल पर। और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के 40 प्रश्नों को देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। तो आपको पहले पूरी वीडियो ज़रूर देख लेनी है, उसके बाद में अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं हम यहाँ पर अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? तो मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था, ये हमें आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? श्रृंगार काल, अलंकृत कला काल या फिर रसाल काल। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अलंकृत काल। ठीक है, अलंकृत काल हमारा बिल्कुल सही है। मिस्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल नाम दिया था, ये याद रखना। श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? तो इसको भी देख लेते हैं। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया था। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया गया है किसके द्वारा? किसने हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसे सिद्ध सामंत नाम से पुकारा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत नाम से पुकारा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को बीज वपन काल नाम देने वाले कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य भगीरथ मिश्र। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल नाम दिया है, आपको ध्यान रखना है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छठ कर निकला है, ये कथन किसका है? नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छठ कर निकला है, ये कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गोरखनाथ की साधना पद्धति का क्या नाम है? गोरखनाथ की साधना पद्धति का क्या नाम है? ब्रजयानी साधना, हठयोग साधना। बिल्कुल हठयोग साधना हमारे यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? पाहुड़ दोहा किसने लिखा है? जोइंदू, राम सिंह, जिनदत्त सूरी या फिर धनपाल। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर? राम सिंह ने लिखा है पाहुड़ दोहा। आगे, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यहाँ पर आपको खालिस्तान दे रखा है, ये कथन किस लेखक का है? तो ऐसा कौन कहते हैं हिंदुस्तान की तूती या फिर तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो, जिन्होंने आदिकाल में खड़ी बोली में रचना की थी, उन्हें कहा जाता है हिंदुस्तान की तूती, उन्होंने अपने आप को बताया था। देसिल बहना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का क्या नाम है? देसिल बहना सब जन मिठा। सालीभद्र सूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद बरदाई या फिर विद्यापति। तो ये जो पंक्ति है वो है विद्यापति जी की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? महाकाव्य, सुभाषित संग्रह। बिल्कुल बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, सुभाषित संग्रह। सारंगधर पद्धति ये किस विधा की रचना है? तो ये ध्यान रखना है आपको, सुभाषित संग्रह है। ठीक है, सुभाषित संग्रह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो हिंदी का जो भक्ति काल है उसका उदय बाहरी आक्रमण का मतलब है कि उस समय पर मध्यकाल में बाहरी आक्रमण यानी कि मुगलों के आक्रमण उस समय हो रहे थे, और उसकी वजह से हमारी जो भारतीय जनता थी वो बहुत परेशान हो गई, हताश हो गई, निराश हो गई, है ना, अपने आप से, और उनसे हार गई। इसीलिए उन्होंने क्या किया? भक्ति के मार्ग को अपनाया। ये जो कथन है वो है रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? तो रामानुजाचार्य का जो श्री संप्रदाय है उसमें किसकी उपासना होती थी? शंकर, ब्रह्मा, विष्णु या फिर लक्ष्मी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा विष्णु जी की उपासना होती थी श्री संप्रदाय में। इनमें से कौन है जो आलवार महिला संत हैं? आलवार महिला संत इनमें से कौन है? जो आलवार हैं उनकी संख्या टोटल कितनी है? 12 हैं, जिनमें से एक महिला का नाम आता है। ठीक है, इनमें इन संतों की संख्या कितनी है? 12 है, जिसमें से एक महिला है, 11 पुरुष हैं। और ये जो आलवार महिला संत है ये आंडाल, जिसे दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन है जो वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वैष्णव भक्ति का आचार्य इनमें से कौन नहीं है? बल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य पर रामानुजाचार्य। तो यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य।
शंकराचार्य हैं जो वैष्णव भक्ति से संबंधित नहीं है, बाकी सभी हैं। भक्तमाल यानी कि जो नाभादास जी के द्वारा लिखी गई थी भक्तमाल, भक्तमाल, इसके टीकाकार कौन है? भक्तमाल के टीकाकार कौन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रियादास। भक्तमाल की टीका लिखने वाले थे प्रियादास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? मूल गोसाई चरित किसका ग्रंथ है? नाभादास, प्रियादास, बेनी माधव दास या फिर नरहरिदास? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बेनी माधव दास। ये मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? कृष्ण भक्त कवि इनमें से कौन सा नहीं है? सूरदास, रसखान, कृष्णदास, ये तीनों के तीनों क्या हैं? कृष्ण के भक्त हैं सूरदास, रसखान और कृष्णदास। लेकिन रहीमदास, ये रहीमदास किस प्रकार के हैं? तो निरपेक्ष कवि हैं ये, ठीक है, निरपेक्ष कवि हैं, किसी भी धारा से संबंधित नहीं है, ये ध्यान रखना है। मीराबाई, रहीमदास, ये दो तीन ऐसे कवि हैं जो कि किसी से भी संबंधित नहीं है। हित 84 के रचयिता का क्या नाम है? हित 84 के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हित हरिवंश, ठीक है, हित 84 के रचयिता है हित हरिवंश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का क्या नाम है? तो इनमें से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन सी कृति है? तिलचट्टा मुद्रा राक्षस की है, अंधों का हाथी शरद जोशी की है, शुतुरमुर्ग किसकी है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बकरी, है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इनकी 3 नाटक इन्होंने लिखे थे, लड़ाई, बकरी, लड़ाई और अब गरीबी हटाओ। बकरी, लड़ाई और अब गरीबी हटाओ, ये 3 नाटक हैं और ये तीनों किसके हैं? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के हैं। नेक्स्ट है, एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संकलन, त्रिय, रस, अभिनय या फिर पात्र? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा संकलन त्रिय। एकांकी का जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो क्या होता है? संकलन त्रिय होता है। नेक्स्ट है, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? विद्रोहिणी अम्बा किसका नाटक है? गोविंद दास, विद्यालंकार, गोविंद वल्लभ पंत या फिर उदय शंकर भट्ट? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय शंकर भट्ट। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर देना। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लेना, है ना। और आप बताना मेरे को कमेंट में कि आपको इस तरह की क्लासेस कैसी लगती हैं, ईजी हैं क्वेश्चन या फिर सही है ना। जो मैं डेली पढ़ाती हूँ उससे काफ़ी मतलब क्वेश्चन थोड़े सामान्य हिंदी से आज मैंने क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जो श्रीनिवास दास का नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है श्रीनिवास दास का? रणधीर, प्रेम मोहिनी इन्हीं का है, तप्त संवरण, संयोगिता, स्वयंवर। तीनों नाटक श्रीनिवास दास के हैं, लेकिन महारानी पद्मावती इनका नाटक नहीं है। तो फिर ये किसका नाटक है? ये है राधा कृष्ण दास का, ठीक है। महारानी पद्मावती यानी कि पद्मावती नाम से नाटक किसने लिखा था? राधा कृष्ण दास ने लिखा था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की है? फूल मंजरी की रचना करने वाले कौन है? गजानंद, शिवानंद, हरिहर स्वामी या फिर मतीराम? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मतीराम। मतीराम है जो कि रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। मतीराम रीतिकाल के कवि हैं, ये ध्यान रखना, रीतिकालीन कवि हैं। और ये इन्होंने फूल मंजरी की रचना की है। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? केशवदास का अलंकार पर आधारित यानी कि कौन सा ग्रंथ है जो इनका अलंकारिक है? विज्ञान गीता, रतन भावनी, रसिक प्रिया, फिर कवि प्रिया? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? कवि प्रिया। कवि प्रिया अलंकार पर आधारित है, ये ध्यान रखना। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ में मिलाया है? यानी कि ऋतुओं और त्योहारों को भी उन्होंने अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। तो ये कौन है? बिहारी घनानंद देव या फिर पद्माकर? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि देव की नहीं है? तो कवि कुल कल्पतरु, ठीक है, जो कवि कुल कल्पतरु के नाम से ये किसकी रचना है? तो ये चिंतामणि की रचना है, ठीक है, ये चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्पतरु। बाकी सारी की सारी जो रचनाएं है वो देव की हैं, ये ध्यान रखना। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, इन पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? 8 मास बीते जजमान, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो पंक्तियां वो है प्रताप नारायण मिश्र जी की। और प्रताप नारायण मिश्र जी ने एक पत्रिका निकाली थी ब्राह्मण नाम से, ठीक है, ब्राह्मण नाम की एक पत्रिका निकाली थी और उसके विषय में ये जो पंक्ति है वो कही गई है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? शुक्ल जी, गोविंद नारायण मिश्र,
नाथ भट्ट या फिर बद्री नारायण चौधरी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। नेक्स्ट है हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या फिर प्रगतिवाद। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है और द्विवेदी युग की बात करें तो उसे नव जागरण काल कहा जाता है। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को और किस नाम से अभिहित किया गया है? तो ये किया गया है पुनर्जागरण काल के नाम से। ठीक है, पुनर्जागरण काल हमारा आंसर सही होगा। निज भाषा उन्नति अय सब उन्नति को मूल, ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो यहाँ पर हमारा देखो निज भाषा के लिए जो कहा है तो वो किसने कहा है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां वो किसकी हैं? अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी या फिर हरिऔध जी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा श्रीधर पाठक। ये श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं, ये ध्यान रखना। निम्न में से कौन सी रचना है जो कि रत्नाकर की नहीं है? तो रत्नाकर की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? ये नहीं है सुंदरी तिलक। ठीक है, जो सुंदरी तिलक है ये किसकी है? तो ये भारतेंदु जी की रचना है। ठीक है, भारतेंदु जी की रचना, भारतेंदु जी इसके संपादक थे। और अगर बात करें रचनाओं का संग्रह किसका है, तो ये रचनाओं का संग्रह था घनानंद का, ये भी ध्यान रखना। इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ है जो कि मैथिली शरण गुप्त का ग्रंथ नहीं है? मैथिली मैथिली शरण गुप्त का कौन सा ग्रंथ नहीं है? जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर या फिर मानसी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसी। मानसी जो ग्रंथ है वो किसका है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी का है। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी का है मानसी। और बाकी जय भारत, विष्णुप्रिया और द्वापर ये सभी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव है, ये किस कवि ने कहा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? गुप्त जी, दिनकर, महावीर प्रसाद या फिर हरिऔध। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकंड, मैथिली शरण गुप्त हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे हरिऔध कृत उस महाकाव्य का नाम आपको बताना है जिसमें संस्कृत के छंदों का प्रयोग हुआ है। हरिऔध का कौन सा महाकाव्य है जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है? चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास या फिर उद्धव शतक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ये ध्यान रखना। और इसके अंदर 17 सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, किस कवि को राष्ट्रीय कवि की उपाधि मिली हुई है? किस कवि को राष्ट्रीय कवि की उपाधि मिली है? श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद, सियाराम शरण गुप्त या फिर मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को ये उपाधि मिली है। और ये उपाधि दी किसने थी? तो ये महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्यों दी थी? जो इनकी रचना थी भारत भारती, इसको लिखने के लिए दी थी। ठीक है, सॉरी, भारत भारती है ना, भारत भारती आप समझ लेना, 1912 में प्रकाशित हुई थी। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? द्विवेदी युग को जागरण काल की संज्ञा दी जाती है और ये कहने वाले कौन है? शुक्ल जी, नगेंद्र जी। हाँ बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नगेंद्र जी। डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण काल की उपाधि दी है और भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? इनमें से कौन सा संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? निहार, रश्मि, नीरजा या फिर पल्लव। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पल्लव। पल्लव इनका नहीं है। पल्लव किसका है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। कामायनी, महाकाव्य जो कामायनी है उसमें निहित दर्शन कौन सा है? वेदांत दर्शन, चारवाक, अरविंद या फिर प्रत्यय अभिज्ञा दर्शन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रत्यय अभिज्ञा दर्शन। ये कामायनी में निहित दर्शन है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे जो 40 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, इतना काम आप कर सकते हैं। आप बताना कमेंट में कैसी लगी क्लास। ओके, धन्यवाद। आया गया है ना, वो खाने पीने का नहीं है, वो बौद्ध धर्म धारण करने का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस जो नाटक है उसमें ये जो द्वंद्व है वो चल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है? कौन? आप प्लीज बने रहिएगा पूरी वीडियो में, क्योंकि सभी तरह के क्वेश्चन आपको इजी कठिन सब तरह के देखने को मिलेंगे, अच्छे ही क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है? राधा, सूर्यमुख, कोमल गांधार या फिर सेतुबंध? सबसे पहले तो याद रख लीजिए ये सभी किसके नाटक हैं? तो लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। ठीक है, ये सभी किसके नाटक हैं? एक सेकंड, तो ये लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं सारे। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। और किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति? तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा सूर्यमुख। ठीक है, सूर्यमुख जो नाटक है ये लक्ष्मी नारायण लाल का है और इसमें कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती का कौन सा नाटक है जो कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ जिसमें महाभारत को प्रस्तुत किया गया है? यानी कि ऐसा कौन सा नाटक है इनमें से जिसमें आधुनिक युग के अनुकूल, है ना, अब जो समय चल रहा है उसके अनुकूल महाभारत की कथा को प्रस्तुत किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अंधा युग। ठीक है, अंधा युग जो नाटक है 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें महाभारत की कथा यानी कि जो महाभारत की कथा है उसको आज के अनुकूल इसको प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है, तो ऐसा कौन कहता है? जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से पंक्ति ली गई है? तो घोर में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त या फिर ध्रुव स्वामिनी? करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर होगा चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त होगा और चंद्रगुप्त का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1931 ईस्वी। स्कंदगुप्त की बात करें तो ये 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। आगे आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? आधे अधूरे मोहन राकेश जी का नाटक है और इसमें जो प्रमुख स्त्री पात्र ये कौन है? तो मालती, जया, सावित्री या फिर अलका? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सावित्री। इसमें एक ही मुख्य जो स्त्री पात्र है वो सावित्री है, उसकी बेटियां हैं दो, इसके अलावा स्त्री इसमें कोई भी नहीं है, जबकि चार बल्कि 5 पुरुषों का जिक्र इसमें किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? भारतेंदु के अनुसार पहला मौलिक नाटक कौन सा है? नहुस, पारिजात हरण, पद्मावती या फिर विश्वामित्र? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नहुस। जो नहुस नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भारतेंदु जी के पिता थे। भारतेंदु के पिता थे गिरधरदास, गोपाल चंद्र गिरधरदास। ठीक है, उनके द्वारा ये नाटक है जो लिखा गया था और ये कब लिखा गया था? 1857 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाटक है जो भारतेंदु जी का नहीं है? सत्य हरिश्चंद्र, मयंक मंजरी, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मयंक मंजरी। ठीक है, जो मयंक मंजरी है ये भारतेंदु जी का नाटक नहीं है, बाकी तीनों नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। गंगोली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? गंगोली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? आधा गांव, राग दरबारी, रंग भूमि पर अलग अलग वैतरणी? तो 8 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आधा गांव। ठीक है, आधा गांव आंसर हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये आधा गांव किसके द्वारा लिखा गया है? तो राही मासूम रजा का ये उपन्यास है, ये भी ध्यान रखना। राही मासूम रजा का ये उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु है। मेला आंचल में वाक्य किसका है? मेला आंचल जो उपन्यास है सबसे पहले तो ये याद रखना ये किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का आंचलिक उपन्यास है मेला आंचल। और इसका बता रहा है कि गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। ये पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है किस उपन्यास की है और ये किसके द्वारा कही गई है? तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर प्रशांत जी। ठीक है, जो इसमें प्रशांत है ये एक डॉक्टर के किरदार में है और डॉक्टर ही बताएगा भी रोग के कीटाणुओं को, तो है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? पाप और पुण्य की मीमांसा में कौन सा उपन्यास लिखा गया है? चित्रलेखा, धर्मपाल, विराटा की पद्मिनी या फिर गढ़ कुंडार? तो 10 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए, चित्रलेखा। ठीक है, चित्रलेखा उपन्यास किसका है? ये भी याद रखिए, भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है चित्रलेखा, जो कि 1934 ईस्वी में लिखा गया था और ये इनका प्रथम उपन्यास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो देवरानी जेठानी की जो कहानी है
सबसे पहले तो ये याद रखना, ये कहानी नहीं है बल्कि उपन्यास है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर गोपाल राम गेमरी, पंडित गौरीदत्त शर्मा, बालकृष्ण भट्ट या फिर लाला श्रीनिवास दास। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित गौरीदत्त शर्मा। पंडित गौरीदत्त शर्मा ने उपन्यास लिखा था और ये कब लिखा था, 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12वां, थोड़ा धीरे बोलूंगी, बहुत तेज बोलने से ना खांसी उठ जाती है। मेला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? मतलब खांसी क्या है कि देखो आज एकादशी और एकादशी का दिन खाली पेट तो रहता ही है ना। तो मेला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? मनोविश्लेषणात्मक, राजनीतिक, आंचलिक या फिर ऐतिहासिक? तो मैंने अभी आपको बताया था जो मेला आंचल उपन्यास है किसका है, रेणु जी का है। ठीक है, साहित्य में रेणु जी एक ही हैं। और ये मूलतः किस प्रकार का उपन्यास है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर आंचलिक उपन्यास। ठीक है, ये आंचलिक उपन्यास है, ये ध्यान रखना। और आंचलिक उपन्यासकार भी यही माने जाते हैं। ठीक है, रेणु जी हैं। इसके अलावा राही मासूम रजा भी आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं, उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। और जो इनका मेला आंचल उपन्यास है 1954 में आया था, तब से ही आंचलिक उपन्यास की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अज्ञे की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? रोज जो कहानी है, ये ध्यान रखना, रोज कहानी ये किसकी है? तो अज्ञे जी की है। और ये किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, पत्नी। पत्नी तो वैसे भी जैनेन्द्र की है। शरणदाता, गैंग्रीन, कवि प्रिया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गैंग्रीन। जो गैंग्रीन कहानी है यही रोज कहानी है, दोनों एक ही है। आगे, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ये कथन किस कहानी से लिया गया है? आजकल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कहानी से, किस विधा से। तो 14 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ये है कफन कहानी। ठीक है, और कफन कहानी किसकी है? तो ये प्रेमचंद जी की है कफन कहानी। ठीक है, और 1936 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई थी। और ये किसके बारे में कहा गया है? दोनों साधु होते। तो जो इसमें मेन पात्र हैं घीसू और माधव। ठीक है, घीसू और माधव दोनों बाप बेटे हैं, उनके बारे में कथन कहा गया है। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक कौन है? परिंदे कहानी किसकी है? तो परिंदे कहानी निर्मल वर्मा जी की है, ये बता देती हूँ। ठीक है, एक के साथ में आपका अगर एक दो क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएं, है ना, तो इसमें बुराई क्या है। निर्मल वर्मा जी की कहानी है और इस नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक कौन है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। ठीक है, जहां पर हमारा एक्सप्लेन में टाइम जाएगा वहां पर मैं आपको क्वेश्चन में टाइम, आंसर में टाइम नहीं देने वाली। ठीक है, जल्दी करेंगे। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर जो निबंध संग्रह है ये किसका है? शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, जो अर्धनारीश्वर है ये किसका निबंध है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है। मध्यकालीन धर्म साधना ये किसका निबंध है? सबसे पहले तो इसकी विधा याद रखना, ये क्या है, सॉरी, ये निबंध है। ठीक है, और ये निबंध किसका है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है। नेक्स्ट है, कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? कैदी की पत्नी ये भी निबंध है। कृति का मतलब है, देखो विधाएं आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो विधाओं से पूछा जाता है। क्योंकि किसी चीज को ही अनुमान लगाना की है ना, अगर हमें याद नहीं है तो हम अनुमान नहीं लगा सकते कि ये कौन सी विधा हो सकती है ना। तो राइट आंसर आपको विधा आपको याद रखनी है और यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? तो 18 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी हमारा राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, कैदी की पत्नी वृक्ष पर चढ़ जाती है और तब अपने कैदी पति को छुड़वाने की कोशिश करती है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाम में सॉरी, गेहूं बनाम गुलाब, गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध, कला और संस्कृति, राजतंत्र या फिर पूंजीवाद। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा कला और संस्कृति। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा सभी बच्चे कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो रहे हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही निकल रहे हैं, उसी हिसाब से फिर ये क्लास है
वो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और लाइव क्लास हमारी रात को 9 बजे चलती है, हालांकि अभी 2 दिन से बंद है क्योंकि जो मेरा कंप्यूटर है वो ख़राब हो चुका है। जो बच्चे लाइव क्लास से जुड़ते हैं तो वो सुन लेना, ठीक है। बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मैम लाइव क्लास क्यों नहीं ले रही हैं, तो लैपटॉप ख़राब हो गया है, मैंने दिल्ली भिजवाया है। देखते हैं कब तक आता है बन करके, है ना। अभी मैंने बात नहीं की, कल ही भिजवाया था, तो 1-2 दिन में जैसे ही आ जाएगा 9 बजे वाली हमारी लाइव क्लास चलेगी और सुबह की इसी तरह से हम जो क्लास है वो करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप बताइए क्वेश्चन, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो 20 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, हरिशंकर परसाई, ठीक है। निठल्ले की डायरी शंकर जी के पास है। नेक्स्ट है चेहरे अनेक, ये किसकी आत्मकथा है? चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? नेमीचंद्र जैन, धर्मवीर भारती, इला चंद्र जोशी या फिर उपेंद्र नाथ अस्त। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर उपेंद्र नाथ अस्त हो जाएगा। चेहरे अनेक, अनेक चेहरों को देख करके हमारे अश्क यानी कि अश्रु निकलने लग जाते हैं। झोंपड़ी से राजभवन, झोंपड़ी से राजभवन आत्मकथा किस साहित्यकार की है? झोंपड़ी से राजभवन तक, सौरभ सिंह बेचैन, माता प्रसाद गुप्त। बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, माता प्रसाद गुप्त। आप पॉज करके अपना आंसर लगा लिया करो, फिर बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। पॉज करने की भी जरूरत नहीं, वैसे भी आप आंसर लगा सकते हैं। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? डॉक्टर धर्मवीर भारती, रांगे राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त या फिर उपेंद्र नाथ अस्त। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश चंद्र गुप्त, ठीक है। इसमें जिसने भी सी लगाया होगा ना उनका करेक्ट होगा। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी या फिर हिंदी? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जो रिपोर्टाज है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है? नेपाली क्रांति को लेकर, तो फणीश्वर नाथ रेणु, श्रीकांत वर्मा, विवेकी राय या फिर अज्ञे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। नेपाली क्रांति को लेकर के रिपोर्टाज लिखने वाले कौन है? तो ये आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु जी। बंगदूत के प्रकाशक कौन थे? बंगदूत के प्रकाशक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा शिव प्रसाद सितारेंद्र, राजा राम मोहन राय पर राजा लक्ष्मण सिंह। बंगदूत के प्रकाशक कौन थे? तो 26 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय थे बंगदूत के संपादक या प्रकाशक। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला था 1968 ईस्वी में। अगर हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं ना, उससे पहले भी चल रहा था, लेकिन 1968 में पहला ज्ञानपीठ मिला था। और ये किसको मिला था? ये सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था, इनकी चिदम्बरा नामक रचना के लिए। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। जितने भी बच्चे देखें जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करिए ताकि मैं इसी तरह की क्लासेस आपके लिए लेके आती रहूँ, है ना। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? तो 28 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अज्ञे। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे मतवाला पत्रिका के संपादक। हरिवंश राय बच्चन को सबसे पहला सरस्वती सम्मान मिला था, ये ध्यान रखना है। इनको सरस्वती सम्मान मिला था लेकिन प्रथम मिला था, है ना। पहला सरस्वती सम्मान इन्हीं को मिला था। और ये किस रचना के लिए मिला था? रचना के लिए बल्कि आलोचना के लिए, अनुदित साहित्य पर, आत्मकथा पर, एक काव्य रचना पर। तो इनकी रचना, इनकी आत्मकथा थी जिसके 4 भाग हैं, ठीक है। इनके आत्मकथा के 4 भाग थे और इनकी आत्मकथा पर इनको क्या मिला था? सरस्वती सम्मान मिला था, वो भी प्रथम। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर उद्गम, भाषा का उद्गम विकास पूछ रहा है। अगर यहाँ पर साहित्य होता तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाता, लेकिन यहाँ पर भाषा पूछा है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी। नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण करने वाले कौन है? ग्रियर्सन शुक्ल जी। काल विभाजन और नामकरण सबसे पहले किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो 31 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ग्रियर्सन हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण किया था और इन्होंने 11 भागों में बांटा था हिंदी साहित्य को, ठीक है। 11 भागों में बांटा था, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है हिंदी नवरत्न का रचनाकाल क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रचना किसकी है। तो ये मिस्र बंधुओं की रचना है, ठीक है। मिस्र बंधुओं की रचना है हिंदी नवरत्न और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है?
तो ये 1910 ईस्वी, ठीक है, 1910 ईस्वी है हिंदी नवरत्न का रचनाकाल। कौन मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है? कौन मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी, फिर सुखदेव बिहारी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। कृष्ण बिहारी मिस्र का नाम इसमें नहीं आता है, बाकी तीनों को आपको याद रखना है। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर या फिर हेमचंद्र। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान। संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान है, ये ध्यान रखिएगा। विद्यापति की कौन सी रचना है जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर क्या होगा? कीर्ति पताका हो जाएगा, जो अभी तक संपादित नहीं हुई है। आत्मबोध किसकी रचना है? जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ। तो आत्मबोध भाई किसकी रचना है? तो 36 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गोरखनाथ की रचना है, जो नाथ पंथ के प्रवर्तक थे। माधव हम परिणाम निराशा, ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? माधव हम परिणाम निराशा, तो ये जो पंक्ति है वो किसकी है? विद्यापति जी की पंक्ति है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना है जो व्याकरण ग्रंथ है? निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या फिर वर्ण रत्नाकर। तो 38 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा सी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दामोदर शर्मा की रचना है, ठीक है, दामोदर शर्मा की रचना है, ये ध्यान रखना। और वर्ण रत्नाकर की अगर बात करें तो ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, ठीक है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का क्या नाम है? दामोदर पंडित, कवि आसगु, रोड़ा कवि या फिर मेरु तुंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आचार्य मेरु तुंग, ठीक है, आचार्य मेरु तुंग है जिन्होंने प्रबंध चिंतामणि नामक पुस्तक को लिखा है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? अगर ये आपको नहीं पता है तो अभी आप शुरुआत कर रहे हैं या तो, है ना, या फिर गड़बड़ है। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चंद, ठीक है, चंद हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो की इन्हीं की रचना है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले जो कवि हैं या फिर आलोचक हैं कौन है? स्वयंभू को, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर राहुल सांकृत्यायन। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रत्यय को राहुल सांकृत्यायन ने सरेपा को माना है ना, सरेपा को माना है, ये ध्यान रखना। और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कौन है? तो ये हैं सॉरी राम कुमार वर्मा, ठीक है, राम कुमार वर्मा आंसर सही होगा। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य, मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य, फिर विष्णु स्वामी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बल्लभाचार्य, ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये मध्वाचार्य हैं, ये ध्यान रखना। अगर हम बात करें शंकराचार्य के, तो अद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, अद्वैतवाद। और मध्वाचार्य की बात करें तो आपको हटा देना है, ये द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, ठीक है, द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो विष्णु स्वामी है, इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैं सीधा आपको बता देती हूँ, आंसर देख लीजिए ध्यान से। 1275 से संवत है, संवत में आंसर दे रखा है। 1275 से क्या 1700 तक थी, 1275 से 1800, 1375 से 1850। तो यहाँ पर हमारा देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। क्योंकि ये जो समय सीमा है वो कब से कब तक थी? तो ये 1375 संवत, ठीक है, 1375 संवत से लेकर के 1700 संवत तक थी। कितने तक थी? 1700 संवत तक मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन है जो ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, हेद हरिवंश या फिर मध्वाचार्य। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्वाचार्य, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये मध्वाचार्य जी हैं। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या फिर नामदेव। बाकी सारे महाराष्ट्र के नहीं है, बस एक ही है नामदेव, नामदेव का नाम आता है महाराष्ट्र से संबंधित। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? जो पंचगंगा घाट है काशी के अंदर, यहाँ पर कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, नाम रामानंद या फिर मध्वाचार्य। तो आपने पढ़ा होगा कबीर जी के जो गुरु थे वो कौन थे? रामानंद जी थे, और ये इनके पैरों के नीचे पड़े थे। ये कहावत है ना, ये कहा जाता है
आचार्य शुक्ल जी ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? तो रीतिकाल की जो शुरुआत है किस कवि से मानते हैं? केशवदास, बिहारी लाल, चिंतामणि या फिर मतीराम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंतामणि त्रिपाठी। किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रीतिकाल के जो राष्ट्रीय कवि कहे जाते हैं भूषण। निम्नलिखित में से घनानंद की रचना कौन सी नहीं है? प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस या फिर पक्षी विलास। तो घनानंद की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? तो ये ध्यान रखना पक्षी विलास इनकी रचना नहीं है। ठीक है, पक्षी विलास इनकी रचना नहीं है। बाकी तीनों की तीनों रचनाएं घनानंद जी के। प्रिया प्रसाद याद रखना, आपने नहीं पढ़ा होगा, है ना। और भावना प्रकाश। बिहारी अकेले कवि है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये किसका कथन है? तो आज का हमारा 50वां क्वेश्चन है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। ठीक है, ये किसने कहा है? सॉरी, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बच्चन सिंह का ये कथन है, याद रखिएगा। और आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को, है ना। और हाइप आता है, हाइप का ऑप्शन आता है, प्लीज़ हाइप कर लीजिए सभी बच्चे, है ना, ताकि जो हमारा चैनल है वो सर्च में जा सके, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सकें क्लासेस, और मेरी मेहनत भी सफल हो जाए और आपकी दुआएं भी मेरे लिए अ, अच्छा काम करें, है ना। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब शेयर कर लेना। अगर आप थोड़ा सा भी मुझसे चाहते हैं कि भई आप क्लास देती रहें तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, बोरिंग होती है। तो फर्स्ट में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी का पहला दलित कवि किसे माना जाता है? अछूतानंद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर अंबेडकर या फिर हीरा डोम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा डोम हो जाएगा। ये हिंदी का पहला दलित कवि माना जाता है। ठीक है, पहला दलित कवि आपसे पूछ रहा है तो ये हीरा डोम को माना जाएगा। और इनकी 1914 में इनकी एक कविता थी, अछूत की शिकायत। ठीक है, अछूत की शिकायत नाम से एक इन्होंने रचना लिखी थी जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी। ये पहली दलित कविता मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? संजीव, रेणु, रणेंद्र या फिर उदय प्रकाश। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रणेंद्र हो जाएगा। ग्लोबल गांव के देवता, ये रणेंद्र का उपन्यास है। विधा जरूर याद रखना। प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? गोदान, वरदान, रंगभूमि या फिर प्रतिज्ञा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर? रंगभूमि हो जाएगा। रंगभूमि 1925 ईस्वी में आया था, जिसका मुख्य पात्र कौन है? तो ये सूरदास है। हिंदी की पहली आदिवासी कवयित्री कौन है? कवि तो अभी हमने देखा हीरा डोम है, लेकिन पहली कवयित्री कौन है ना, ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है कवयित्री के बारे में। वंदना टेटे, सुशीला सामंत, निर्मला पुतुल या फिर सरिता बड़ाइक। ये सारी ही आदिवासी कवयित्री। आदिवासी पूछ रहा है, ठीक है, दलित और आदिवासी दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुशीला सामंत हो जाएगा। ठीक है, सुशीला सामंत जी ये आदिवासी कवयित्री हैं, वो भी प्रथम। संस्मरण गहरे संपर्क के आधार पर ही लिखा जा सकता है, किंतु रेखा चित्र के लिए यह आवश्यक नहीं। ये किसका कथन है? संस्मरण गहरे संपर्क के आधार पर ही लिखा जा सकता है, किंतु रेखा चित्र के लिए ये जरूरी नहीं है, गहरा संपर्क होना जरूरी नहीं है। तो ये कथन किसका है? रामचंद्र तिवारी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह या फिर नगेंद्र। तो आप अपने आंसर लगा लीजिए, आपके कितने ऑप्शन सही हो रहे हैं, आपके कितने आंसर निकल रहे हैं, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। ये बच्चन सिंह का है। ठीक है, ये बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रेमचंद की सामाजिकता का विकास यशपाल में हुआ। प्रेमचंद की सामाजिकता का विकास किस में देखने को मिला? यशपाल में मिला। तो जैनेन्द्र की व्यक्तित्व का अज्ञे इलाचंद्र जोशी में मिला। ठीक है, प्रेमचंद की सामाजिकता का विकास किस में देखने को मिला? यशपाल जी में। और जैनेन्द्र की जो व्यक्तित्व थी उसका विकास किस में देखने को मिला? अज्ञे और इलाचंद्र जोशी के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझने। ये कथन किस आलोचक का है? गोपाल राय, कमल किशोर गोयनका, बच्चन सिंह या फिर नामवर सिंह। तो 6 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चन सिंह। ठीक है, बच्चन सिंह का कथन है, ये भी ध्यान रखिएगा। आजकल बच्चन जी के जो कथन है वो काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाएं किसी भी पेपर में पढ़ जाने से पहले।
श्रीकांत वर्मा की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियाँ किसने कहा है? ब्रेन ट्यूमर की कहानियाँ कहने वाले कौन है? श्रीकांत वर्मा की कहानियों को मधुरेश, नामवर सिंह, गोपाल राय, बच्चन सिंह। तो 7 में हमारा करेक्ट आंसर इसमें भी क्या हो जाएगा? बच्चन सिंह हो जाएगा। बच्चन सिंह ब्रेन ट्यूमर कहते हैं श्रीकांत वर्मा की कहानियों को। नेक्स्ट है आदिवासी चिंतन की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? आदिवासी चिंतन की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो 8 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? संजीव रनेन्द्र, गंगा साय मीना या फिर वंदना टेटे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गंगा साय मीना। ये आदिवासी चिंतन की भूमिका नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी थी। चीड़ों पर चांदनी ये किसका यात्रा वृत्तांत है? मैं बार बार बताती हूँ आपको, या विधाओं को जरूर याद रखना। विधाओं से 1-2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। तो चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? निर्मल वर्मा जी का है। ठीक है, निर्मल वर्मा हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। किस आलोचक ने कहा है कि गुनाहों का देवता मनोविज्ञान पर आधारित एक लिज लिजा उपन्यास है ना? ये नाम किसने दिया है? गुनाहों का देवता जो उपन्यास है इसे लिज लिजा उपन्यास कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का। और ये कहने वाले कौन है 10 में? तो ये हो जाएंगे बच्चन सिंह। ठीक है, यहाँ पर 3-4 कथन थे जो सारे मैंने बच्चन सिंह से उठाए हैं आज, है ना? उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नगाड़े की तरह बजते शब्द ये कविता संग्रह किसका है? नगाड़े की तरह बजते शब्द ये कविता संग्रह बताना है। अनामिका, कात्यायनी, वंदना टेटे या फिर निर्मला पुतुल। तो 11 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई निर्मला पुतुल। ठीक है, निर्मला पुतुल हमारा सही होगा। सती मैया का चौरा 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 1956 में। ठीक है, ये उपन्यास किसका है? थोड़ा सा रिपीट हो गया है। सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त, नागार्जुन, मार्कंडे या फिर रेणु। तो 12 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भैरव प्रसाद गुप्त हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सती मैया का चौरा ये जो रचना है, ये उपन्यास है किसका है? भैरव प्रसाद गुप्त जी का है। अखरावट के रचनाकार कौन है? अखरावट के रचनाकार कौन है? रत्नाकर, कबीरदास, घनानंद या फिर मोहम्मद जायसी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद जायसी। पद्मावत अखरावट, ठीक है, ये कहरनामा ये सभी किसकी हैं? मोहम्मद जायसी की रचना है। कौन सी कहानी है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त या फिर इरावती। तो 14 में हमारा करेक्ट आंसर भी क्या होगा? ये हो जाएगा सी इनकी कहानी नहीं है। इसको देख लेते हैं। देखो इसमें पूछा है कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो जो चंद्रगुप्त है ये उपन्यास है। ठीक है, चंद्रगुप्त क्या है? ये उपन्यास है, ये ध्यान रखना, ये उपन्यास है ना कि कहानी। तो कंकाल, तितली और इरावती ये 3 कहानियाँ लिखी थी जयशंकर प्रसाद ने, लेकिन इनकी जो इरावती थी वो अधूरी रह गई थी, है ना? ये इसको भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ये अपूर्ण कहानी है इनकी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यशपाल की कृति नहीं है। इनमें से यशपाल की कृति कौन सी नहीं है? झूठा सच, दादा कामरेड, दिव्या या फिर तमस। तो इनमें से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा तमस। ये यशपाल जी की कृति नहीं है। तो फिर ये किसकी है भाई? ये भी पता होना चाहिए। ये भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। ठीक है, भीष्म साहनी जी का उपन्यास है, 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कौन सी रचना है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी या फिर अंधा युग। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? अंधा युग इनकी नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है। फिर ये किसकी है? तो धर्मवीर भारती की। और धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है। ठीक है, धर्मवीर भारती का ये भी ध्यान रखना है, ये गीति नाट्य है। ठीक है, ये याद रखिए। आपको क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताना कमेंट में। क्वेश्चन कैसे हैं, किस लेवल के हैं, है ना? इससे कठिन चाहिए आप बता दिया करो कि कितने ऑप्शन आपके, कितने आंसर सही हो रहे हैं, है ना? पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल कौन है? और कोई बात नहीं, अगर आप नहीं लगाते हो, ऐसा भी हो सकता है बच्चे, बहुत सी हाउसवाइफ्स होती हैं या बहुत सी काम करने वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादातर मेरी तरह, मतलब जैसे मैं पढ़ाई करती थी, खाना बनाते बनाते मैं देखती थी ज़्यादातर वीडियो, खाना खाते खाते, तो पता नहीं चलता कि मैं कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना? अगर आप इस तरह से पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फीडबैक अपना ज़रूर दिया करो कि आपको क्लास कैसी लगती है ना? क्योंकि ये मोटिवेशन का काम करता है हमारे लिए। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल कौन सा है? पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल आपसे पूछ रहा है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। तो आप जानते हैं जो आदिकाल है ये क्यों प्रसिद्ध है?
आदिकाल को वीर गाथा काल कहने के पीछे क्या तर्क था शुक्ल जी का? तो ये रासो, इसमें वीर गाथा ज़्यादा लिखी गई थी और रासो काव्य की वजह से इसे क्या कहा गया? चलते हैं। पारिजात के रचनाकार कौन है? पारिजात के रचनाकार कौन है? पारिजात रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिऔध जी या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ये इनकी रचना है पारिजात। पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? पहला राजा शारदिया, कोणार्क, ये किसके हैं? सभी जगदीश चंद्र माथुर की रचनाएं हैं। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर के हैं, ये ध्यान रखना। आगे है मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसकी रचना है? मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसकी रचना है? मीराबाई, कबीरदास, महादेवी वर्मा या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं। पंक्तियों पर वैसे तो मैं काफ़ी सारी क्लासेस करवा चुकी हूँ पंक्तियों के ऊपर, है ना। आपने नहीं देखी है तो देख लिया करो प्ले लिस्ट में, और मैं इसका MCQ भी करवाऊँगी पंक्ति में, शायद कल ही लेके आऊँगी क्लास, है ना। आदिकाल को वीर प्रशस्ति काल किसने कहा है? आदिकाल को वीर प्रशस्ति काल कहने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने तो आप जानते हैं क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा है ना। गणपति चंद्र गुप्त, विजेंद्र स्नातक या फिर बच्चन सिंह। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विजेंद्र स्नातक हो जाएगा। भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है? मतवाला, हरिश्चंद्र मैगजीन। देखो इन तीनों का किया है, इन तीनों का इन्होंने किया है, लेकिन इनमें से जो मतवाला है ये किसकी पत्रिका है? तो मतवाला निराला जी की पत्रिका है। मतवाला पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये निराला जी ने किया था। हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा 1868 में आई थी। बाला बोधिनी 1874 ईस्वी, और हरिश्चंद्र मैगजीन आई थी 1873 ईस्वी में। ठीक है, इन तीनों का प्रकाशन वर्ष ध्यान रखिएगा। लोकायतन किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ये लोकायतन इन्हीं की रचना है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसकी रचना है? तो ये दोबारा आ गया शायद क्वेश्चन, या महादेवी वर्मा जी का है। आदिकाल को प्रारंभिक काल कहने वाले कौन है? आदिकाल को प्रारंभिक काल की संज्ञा किसने दी है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल की संज्ञा दी है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो उन्होंने बीज वपन काल की संज्ञा दी है। ठीक है, बीज वपन काल की संज्ञा देने वाले कौन है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है, ये कथन किसका है? यानी कि ये पंक्ति किसकी है? निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है। जब हम निबंध लिखते हैं ऐसे टाइप में, जिस तरह से हमारे मतलब हमारी जो क्लासेस होती है, जो स्कूल की क्लासेस होती हैं, है ना, 10th 12th के कहीं के भी बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो ऐसे टाइप हमें लिखने पड़ते हैं ना, इसी को बोलते हैं निबंध। निबंध के प्रकार लिखना। ठीक है, तो निबंध टाइप में लिखना। ये निबंध जब हम लिखते हैं तो हम अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें उसमें तोड़ मरोड़ के जोड़ तोड़ के लिख दिया करते हैं, है ना। तो स्वाधीन चिंता की उपज है, ऐसा कहने वाले कौन है? तो 26 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप जानते हो ना हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि निबंध तो हम 1000 वर्डों तक का भी लिख सकते हैं अपने दिमाग से, है ना, दिमाग होना चाहिए। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी कहानी है जो जैनेंद्र की है? पत्नी, शरणदाता, गैंग्रीन या फिर कवि प्रिया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्नी। ये कहानी किसकी है? जैनेंद्र साहब की है। कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा है? आधा गाँव। आधा गाँव किसका है? ये एक सेकंड में बता देती हूँ। राही मासूम रजा का है आधा गाँव। ठीक है, राही मासूम रजा का है। राग दरबारी, राग दरबारी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये किसका है? श्रीलाल शुक्ल जी का, 1968 में प्रकाशित हुआ था। रंगभूमि किसका है? प्रेमचंद का है। और काला जल किसका है? तो गुलशेर खान सानी का है। ठीक है, ये रचनाएं भी याद रख लेना, गुलशेर खान सानी का है। और हमारा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर राग दरबारी। ठीक है, राग दरबारी आंसर सही होगा। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? मेघदूत काव्य, मेघदूत किसका है? तो ये कालिदास का है। और इसका खड़ी बोली में अनुवाद करने वाले कौन है? तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सदल मिश्र, भारतेंदु, लल्लू लाल या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह, है ना। खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। नेक्स्ट है, जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी थी? जॉन गिलक्राइस्ट यानी कि इसके प्रिंसिपल थे, ये ध्यान रखना।
कौन थे? प्रिंसिपल थे, यानी कि हिंदी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल थे कौन? जॉन गिलक्राइस्ट, ठीक है, जॉन गिलक्राइस्ट। और ये किस कॉलेज का नाम आपको बताना है, तो कॉलेज का नाम हमारा क्या हो जाएगा? फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो 1800 ईस्वी में हुई थी, ये ध्यान रखना। और उस समय कौन थे? वेलेज अली थे, वेलेज अली गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? गद्य की बात कर रहा है। गद्य का मतलब क्या होता है आप समझते होंगे, कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, ये सभी गद्य विधाओं में आती हैं। तो आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? भारतेंदु, रामचंद्र, महावीर प्रसाद या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो 31 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब जब देखेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 2-3 आत्मकथा लिखी हैं, है ना, 1-2 यात्रा वृत्तांत लिखे, मतलब सॉरी, एक आत्मकथा लिखी है, 2-3 यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, और निबंध भी इन्होंने लिखे हैं, नाटक इन्होंने लिखे थे, है ना। तो सबसे पहले गद्य के शुरुआत इन्होंने ही की थी यहाँ से। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खान या फिर सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान की रचना किसकी है? तो ये सदल मिश्र की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो धर्मवीर भारती की नहीं है? धर्मवीर भारती की कौन सी रचना इनमें से नहीं है? ठेले पर हिमालय, आत्मजयी, सात गीत वर्ष, अंधा युग। तो जो आत्मजयी है ये इनकी रचना नहीं है। तो आत्मजयी किसकी है? कुंवर नारायण की है, ठीक है। आत्मजयी जो रचना है वो किसकी है? कुंवर नारायण की है, ये ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या गिरजा कुमार माथुर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भवानी प्रसाद मिश्र। इस सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो प्रयोगवाद से देखो अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, ये तीनों तार सप्तक के कवि हैं वैसे भी ये, है ना। ये प्रयोगवाद से इनका संबंध है। लेकिन जो नागार्जुन है, नागार्जुन का संबंध किससे है? तो ये प्रगतिवाद से हैं, ठीक है। प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि हैं, ये ध्यान रखिएगा। आंगन के पहाड़ द्वार के रचनाकार कौन है? तो इतना लंबा चौड़ा सा जो नाम दिख रहा है वही है। और ये कौन सा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम है, ये भी पूछा जाता है। कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? सप्तक आपसे पूछ रहा है। आप जानते हैं 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे, है ना, 4 सप्तक का प्रकाशन हुआ था। और इन चारों में किस सप्तक के कवि हैं? 7 कवि इसमें शामिल हुए थे। तो कुंवर नारायण किस में आते हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा सप्तक, ठीक है। तीसरे सप्तक में शामिल है कुंवर नारायण जी। छायावाद की प्रमुख विशेषता कौन सी है? यथातथ्य निरूपण, संवाद कौशल, पलायनवादी प्रवृत्ति या फिर प्रकृति का मानवीकरण। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? लहर, झरना, कामायनी या फिर स्कंदगुप्त। तो आप जानते हैं छायावाद का एकमात्र जो महाकाव्य है कामायनी, इसका अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए। आप लोग कहने से करते नहीं हैं, वैसे गलत बात है ना। आप लोगों को अपनी ईमानदारी थोड़ी सी दिखानी चाहिए, जिस तरह से हम अपना ईमानदारी से काम करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो बच्चे लाइव क्लास मेरी लेते हैं बार बार कमेंट करके पूछते हैं मैम लाइव क्लास क्यों नहीं ले रही हैं, क्या हो गया? तो लैपटॉप ख़राब हो गया था डियर, सही करवाया है ना। अभी मेरे पास नहीं आया है लेकिन आज आ जाएगा, सही तो हो गया है ना, आज शाम तक आ जाएगा। अगर उसमें सब कुछ ठीक होगा, सेटिंग कुछ नहीं करनी पड़ेगी तो मैं रात की आज लाइव क्लास लूँगी, अदरवाइज़ फिर कल से शुरू करेंगे हम, है ना। तो आप धैर्य बना करके रखें, परेशान ना हो, लाइव क्लास हम जरूर लेंगे। नागर, चतुर्सेन शास्त्री, पर इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा चतुर्सेन शास्त्री, ठीक है ना। वैशाली की नगर वधु ये किसकी रचना है? तो चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रीधरराम पिल्लौरिया, जयशंकर प्रसाद। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपने कहीं देखे नहीं होंगे या पढ़े नहीं होंगे, अभी तक ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जिनमें बार बार हमें मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो इसलिए इनको बार बार रिपीट करना भी ज़रूरी है। और जो पेपर आते हैं ना वो हमेशा जो प्रसिद्ध रचनाएं होती हैं, प्रसिद्ध जो रचनाकार होते हैं उनसे ही बनते हैं, है ना। और आप नए के चक्कर में लगे रहते हैं और जो पुराने हैं उनको आप करते नहीं हो ठीक से। तो रजिया बेगम किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। रजिया किसकी दोस्त है? किशोरी की दोस्त है रजिया, ध्यान रखना।
सरकटीलास उपन्यास के लेखक कौन है? सरकटीलास देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गैमरी, लज्जाराम मेहता, प्रेम में से कोई नहीं। तो सरकटीलास किसने देखी है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोपाल राम गैमरी। ठीक है, गोपाल राम गैमरी को हम हिंदी उपन्यास का यानी कि आर्थर कानन डॉयल के रूप में भी जानते हैं। आर्थर कानन डॉयल है ना, पूछ लिया जाता है कि आर्थर कानन डॉयल हिंदी उपन्यासों में किसे कहा जाता है उपन्यासकारों में? तो ये आर्थर कानन डॉयल गोपाल राम गैमरी को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जासूसी जो उपन्यास थे उनके प्रवर्तक रहे हैं सरकटीलास। आगे निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है। कौन सी विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है? तुम चंदन हम पानी, रस आकेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, या फिर श्रीश की याद आई। तो 4 में हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रस आकेटक। सेकंड, रस आकेटक विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है, बाकी सभी इन्हीं की रचना है। ठीक है, अब आप सोचिए कि ये रचना किसकी है ना, नहीं पता है तो खोज कीजिए ताकि आप कभी भी ना भूलें। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नावर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसने लिखा है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र जी ने ये पुस्तक लिखी है। कृषक क्रंदन किसकी रचना है? कृषक क्रंदन हरिऔध निर्मल वर्मा, गया प्रसाद या फिर कृष्णा सोवती। तो कृषक क्रंदन जो रचना है गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है, जो कि त्रिशूल उपनाम से भी लिखते थे। इनके त्रिशूल उपनाम आपको याद रखना है, इनका तरंगी उपनाम आपको याद रखना है, इनका अलमस्त उपनाम से भी ये लिखते थे, अलमस्त। ठीक है, ये और स्नेही उपनाम से भी लिखते थे, यानी कि 4 उपनामों से अलग अलग मतलब अलग अलग तरह की रचनाएं अलग अलग उपनामों से ही करते थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लेखक कौन है? विकलांग श्रद्धा का दौर कृष्णा सोवती, यशपाल, हरिशंकर परसाई या फिर धूमिल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई हमारा आंसर सही हो जाएगा। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई जी का है। धरती अब भी घूम रही है कहानी के कहानीकार कौन है? धरती अब भी घूम रही है, इस कहानी के कहानीकार आपको बताने हैं। कहानी है, विधाएं याद रखना, विष्णु प्रभाकर, यशपाल, ज्ञान रंजन या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो 8 में हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये है विष्णु प्रभाकर जी की कहानी है धरती अब भी घूम रही है। किस पर घूम रही है? विष्णु के चक्र के बल पर घूम रही है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, वेनी माधव दास, अर्जुन देव या फिर नाभादास। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेनी माधव दास। मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? तो ये वेनी माधव दास जी हैं। नेक्स्ट है, एक सड़क 57 गलियों के रचनाकार कौन है? एक सड़क 57 गलियों के रचनाकार कौन है? राजकमल, चौधरी, कमलेश्वर, नागार्जुन या फिर निर्मल वर्मा। तो 10 में हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कमलेश्वर की ये रचना है। ठीक है, एक सड़क 57 गलियों के रचनाकार कौन है? तो ये कमलेश्वर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, वट वृक्ष की छाया में इस जीवनी के लेखक कौन है? वट वृक्ष की छाया में, और ये जीवनी है, ये ध्यान रखना, ज्ञानचंद्र जैन, कुमुद नागर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो यहाँ पर हमारा 11 में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कुमुद नागर। आपने अमृतलाल नागर का नाम जरूर सुना होगा, उनकी पुत्री थी ये, है ना, अमृतलाल नागर की जीवनी। ये जीवनी किसकी है? तो अमृतलाल नागर की है, और कुमुद नागर उनकी बेटी थी। कौन थी ये इनका संबंध क्या था? पिता पुत्री का संबंध था। ठीक है, और कुमुद नागर ने अपने पिता की जीवनी लिखी थी अमृतलाल नागर जी की, वट वृक्ष की छाया में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना है जो कि कालिदास की नहीं है? मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 कुमार चरितम या फिर रघुवंशम। तो बाकी तीनों इनकी रचना है, लेकिन 10 कुमार चरितम इनकी रचना नहीं है। ठीक है, 10 कुमार चरितम इनकी रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? 10 कुमार चरितम ये दंडी की रचना है। नेक्स्ट है, बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? 13 में आपको आंसर बताना है। बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास, एक ऐसा उपन्यास जिसे पढ़ने के लिए, जिसकी रुचि के लिए लोगों ने हिंदी तक सीखी थी, है ना। जो लोग हिंदी भाषी नहीं थे, जो हिंदी भाषा को नहीं जानते थे, उन्हें भी हिंदी सीखनी पड़ी थी चंद्रकांता को पढ़ने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बाकी की बात करें तो गोदान किसका उपन्यास है? तो ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ये आप जरूर जानते होंगे। खंजर नयन किसका है? तो खंजर नयन अमृतलाल नागर का उपन्यास है। ठीक है,
और तमस किसका है, तो ये भीष्म साहनी जी का उपन्यास है, भीष्म साहनी। ये देश विभाजन पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं है, भारत भारती, जयद्रथवध, स्वदेश के प्रति या फिर यशोधरा। तो 14 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्वदेश के प्रति। स्वदेश के प्रति जो रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, बाकी सभी इन्हीं की रचनाएं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वरदान उपन्यास के लेखक कौन है। तो वरदान उपन्यास आपने जरूर पढ़ा होगा, ये प्रेमचंद का उपन्यास है, वरदान नाम से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किराता अर्जुनियम के रचनाकार कौन है। किराता अर्जुनियम के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, माघ भारवी भभूति, कालिदास। संस्कृत का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा भारवी। किराता अर्जुनियम किसकी है, तो ये भारवी की रचना है। बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका कौन है। बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका कौन है। तो 17 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, मंजुल भगत। बेगाने घर में मंजुल भगत, भगत बन करके रहना पड़ता है बेगाने घर में, है ना। निम्नलिखित में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है, नहीं पूछ रहा है, इस चीज़ पर जरूर ध्यान रखा करो। पागल कुत्तों का मसीहा, एक शहर की मौत, काठ की घंटियाँ, खुंटियों पर टंगे लोग। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक शहर की मौत। ठीक है, एक शहर की मौत, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नहीं है, बाकी सभी इन्हीं की रचना है। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये केशवदास जी के द्वारा लिखी गई है, विज्ञान गीता। नेक्स्ट है, बूढ़े मुँह मुहासे प्रियहसन के लेखक कौन है। बूढ़े मुँह मुहासे प्रियहसन के लेखक कौन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास या प्रताप नारायण मिश्र। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, राधा चरण गोस्वामी, बूढ़े मुँह मुहासे। ठीक है, बूढ़े मुँह मुहासे किसके हो रहे हैं, तो ये है राधा चरण गोस्वामी। नेक्स्ट है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। एक दिन बोलेंगे पेड़, कैसे बोलेंगे, पूरे जोश में बोलेंगे, है ना, जिस दिन भी बोलेंगे जोश जोश में एक दिन बोलेंगे पेड़। राज तरंगिनी किस कवि की रचना है। कलन, बिलन, हेमचंद्र या फिर क्षेमेंद्र। तो राइट आंसर हमारा कलन हो जाएगा। ठीक है, बिलन नहीं करना है, कलन करना है। राज तरंगिनी कलन की रचना है। बाजे पायलिया के घुंघरू, ये किसकी रचना है, बाजे पायलिया के घुंघरू। देखो, कन्हैया लाल, मनिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल ओझा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, है ना, कन्हैया लाल के ही तीनों नाम हैं, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की आरती कविता की रचना किसने की है। भारत की आरती कौन उतारेगा भाई, भारत की आरती। तो 24 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो शेर होगा, है ना, जिसने अपनी माँ का दूध पिया होगा और जो शेर होगा वही भारत की आरती उतारेगा। आगे, तुम्हें सौंपता हूँ, ये किसकी काव्य रचना है। काव्य रचना है, ध्यान रखना, तुम्हें सौंपता हूँ, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर त्रिलोचन शास्त्री की रचना है, तुम्हें सौंपता हूँ। आगे, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है। रमनिका गुप्ता, रमाकांत श्रीवास्तव, चंद्रकिशोर या फिर संजीव। मर गया दीपनाथ, तो चंद्रकिशोर जायसवाल की कहानी है। आगे, 21वीं सदी का लड़का, 21वीं सदी के लड़कों को क्या कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, है ना, क्षमा कर देना चाहिए, नहीं तो फिर उल्टी बात पड़ जाती है। आगे, किले में औरत किस कवि की रचना है। किले में औरत, सर्वेश्वर दयाल, पवन किरण, रघुवीर साय या फिर अरुण कमल। किले में औरत किसने देखी है, किले में औरत। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुवीर साय। किले में औरत कैसे रहती है, रघुवीर जी के भरोसे रहती है ना, राम जी के भरोसे रहती है। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है। लंका की एक रात, विद्यानिवास, कुबेरनाथ, बालकृष्ण या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, कुबेरनाथ राय। ठीक है, लंका की एक रात, लंका में आप जानते हो ना कुबेर जी का खजाना है ना। लंका की एक रात, कुबेर से मिलन हो सकता है वहाँ पर अगर आप जाओगे तो। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का क्या नाम है। जाति का विनाश, कंवल भारती, ये कंवल भारती एक्चुअली, कंवल भारती, धर्मवीर भारती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पुस्तक लिखी थी जाति का विनाश। आगे, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, आप इतिहास के दर्शन कैसे करोगे, अगर आपके पास क्या होंगे, लोचन होंगे। अगर आपके पास लोचन होंगे तभी आप दर्शन कर पाओगे, है ना। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। विलोचन, लोचन किसे कहते हैं, नेत्रों को कहते हैं। अपना अपना जूता नाटक कृति किसकी कृति है, बताइए। अपना अपना जूता,
सर्वेश्वर दयाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, विष्णु प्रभाकर, ज्ञानदेव अग्निहोत्री। तो यहाँ पर हमारा 32 में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लक्ष्मीकांत वर्मा की ये नाट्य कृति है अपना अपना जूता। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना है जो राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? मिलन, स्वप्न, प्रेम पथिक या फिर पथिक। तो करेक्ट आंसर हमारा प्रेम पथिक हो जाएगा। ये राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है। बाकी मिलन, स्वप्न, पथिक और मानसी ये किसके हैं? राम नरेश त्रिपाठी जी के हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? गंग कवि, नावादास, लल्लूलाल या फिर जटमल कवि। तो जटमल कवि हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे, नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? नाटक जारी है, किसका नाटक जारी है? तो लीलाधर जगूड़ी का, है ना। लीलाधर का नाटक आज भी जारी है ना। शहर अब भी संभावना है किसकी काव्य कृति है? शहर अब भी संभावना है, कुंवर नारायण, अशोक वाजपेयी, कीर्ति चौधरी या फिर मुक्तिबोध। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 36 में बी हमारा सही हो जाएगा। अशोक वाजपेयी की रचनाएं हैं, ठीक है। अशोक वाजपेयी की रचनाएं, ये ध्यान रखना, 36 में बी। आगे, इसमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कौन सा नहीं है? जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। कोणार्क, शारदिया, किशोर या फिर पहला राजा। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, किशोर। जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है, ये मैं बता देती हूँ किसका है। तो ये माचवे जी का है ना। प्रभाकर माचवे का है, 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था किशोर। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास को किस महिला लेखिका ने लिखा है? आधा इतिहास किसने लिखा है? आधा इतिहास, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सुमन राजे, ठीक है। सुमन, सुमन यानी कि फूल, हमें कभी भी सुमन को आधा नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। दिलो दानिश उपन्यास किस महिला लेखिका का है? दिलो दानिश, कृष्णा, दिनेश नंदिनी डालमिया, शशि प्रभा या फिर शिवानी। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कृष्णा सोबती का है। दिलो दानिश उपन्यास है ये। चांद सूरज के बीरन, ये किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा याद रखना, चांद सूरज के बीरन, देवेंद्र चतुर्सेन शास्त्री, राहुल या फिर बाबू गुलाब राय। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है चांद सूरज के बीरन। जुगलमान चरित्र के रचयिता कौन है? नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास या फिर कृष्णदास। जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? तो यहाँ पर 41 में हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कृष्णदास की रचना है जुगलमान चरित्र, है ना। और कृष्णदास आप जानते हो अष्टछाप के कवि थे, है ना। प्रवासी की डायरी के लेखक कौन है? प्रवासी की डायरी, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र दिनकर या फिर मुक्तिबोध। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी की ये रचना है प्रवासी की डायरी। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथाएं, ये ध्यान रखना, मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? तो ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बाबू गुलाब राय, ठीक है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथाएं मेरी असफलताएं। आग हर चीज़ में बताई गई थी, आग हर चीज़ में बताई गई थी, ये किसकी काव्य कृति है? चंद्रकांत देवताले, श्रीकांत वर्मा, लीलाधर या फिर धूमिल। तो 44 में हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, चंद्रकांत देवताले। आग को आप किसी भी ताले में बंद नहीं कर सकते हो, है ना। राम काव्य धारा से संबंधित कृति, राम ध्यान मंजरी, इनमें से किसकी कृति है? राम काव्य धारा से संबंधित ये कृति है राम ध्यान मंजरी, इनमें से किसकी है? केशवदास, नावादास, अग्रदास या फिर तुलसीदास। तो 45 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ये किसकी है? तो ये अग्रदास जी की रचना है राम ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी दोनों ने की है। अपना अपना भाग्य, ये कहानी किसकी है? अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है? तो ये जैनेन्द्र की कहानी हो जाएगी, अपना अपना भाग्य। आगे हमारा क्वेश्चन है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और ये कहानी है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूधनाथ सिंह, ठीक है। कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, दूधनाथ सिंह की कहानी है। नवगीत विधा से संबंधित कृति, दर्द जहाँ नीला है, दर्द जहाँ से नीला है, जहाँ नीला है के रचनाकार कौन है? शंभुनाथ सिंह, कुंवर बेचैन, वीरेंद्र मिश्र। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा ए, शंभुनाथ सिंह की रचना है ये दर्द जहाँ नीला है। स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है? स्वयंभू द्वारा, दोहा, कोश, पदावली, भविष्यत कहा या फिर पौंचर्यू। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, पौंचर्यू इन्हीं की रचना है। दोहा कोश की अगर हम बात करते हैं तो दोहा कोश सरहपा की रचना है, ठीक है। और पदावली किसकी है? तो पदावली विद्यापति की रचना है। और भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो ये धनपाल की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शालिभद्र सूरी, ठीक है। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो ये शालिभद्र सूरी की रचना है।
यहाँ पर हमारी क्लास के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको ये पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद आए, अगर इजी लगे तो भी बता देना, सही लग रहे हो तो भी बता देना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक सेकंड। सभी बच्चों को कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, सभी बच्चों को कमेंट करना है और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, यही आप सभी से रिक्वेस्ट है। ओके, नमस्ते, बाय बाय।